8वां अध्याय रोग विषक द्वितीय अध्याय। तो इसमें पहले सबसे पहले लिखे शस्त्र गुण और तंत्र गुण। तो टोटल कितने होते हैं? 18 होते हैं। शस्त्र गुण मतलब कोई हम बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो चीजें होती है। तो 18 चीजें उसमें जरूर होनी चाहिए। तो एक जस्ट इनकी रीडिंग देनी है। पहला है सुमह हृदय स्विद धीर पुरुष सेवितम। विषुमह दिए भी पुरुष का टाइप और धीर पुरुष उनके द्वारा लिखा होना चाहिए। सेवितम मतलब उनके द्वारा लिखा होना चाहिए। लेकिन जैसे अर्थ बहुल है भी, उसके जो भी वर्ड है उसका अर्थ निकलना चाहिए, ऐसे नहीं भी कुछ भी लिख दिया। आप जन पूजित मतलब जो हमारे गुरुजन है उन्होंने भी पढ़ा हो, वो भी इसकी सराहना कर रहे हो। त्रिविध शिष्य बुद्धि मतलब तीनों प्रकार की बुद्धि, कम बुद्धि वाले, मध्यम बुद्धि वाले, ज्यादा बुद्धि वाले, तीनों को समझ में आ जाए। फिर अपगतम पुनरुक्त दोष मतलब उसमें ज्यादा कोई दोष नहीं होना चाहिए। अपगत मतलब बार बार कोई एक ही बात ना चाहिए हो। पहले पेज पर वही लाइन कह दी, अगले पर भी वही कह दी। फिर है आर्ष सुप्रणीत। आर्ष सुप्रणीत मतलब ऋषियों द्वारा लिखा हो। फिर सुप्रणीत सूत्र भाष्य ग्रंथ ऋषियों द्वारा उसको सूत्र रूप में पिरोया हो। फिर सवाधार कुछ आधार होना चाहिए। अपतती शब्द मतलब कोई व्याकरण संबंधी कोई त्रुटि ना हो। अकष्ट शब्द मतलब कोई ऐसे शब्द ना हो जिससे भलाई ना जाए। पुष्कल अभिधान ये इंपॉर्टेंट है, इसका आता भी पुष्कल अभिधान क्या है, तो ये शास्त्र गुण है। पुष्कल अभिधान का क्या मीनिंग है कि विषयों को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है। विषयों को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है, ये लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुष्कल अभिधान। विषयों को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है। फिर कर्मागत अर्थम अर्थ भी अर्थ को प्रकट करने में समर्थ हो। फिर तत्व निश्चय तत्व का उसका अर्थ जो निश्चय करे। संगतार्थ मतलब उससे रिलेटेड बातें भी हो। संकुल प्रकरण मतलब कोई जो प्रकरण कोई बात बता रहा है उसी की बताए, वहीं पर किसी अन्य प्रकरण की ना बताए। आशु प्रबोधक मतलब जल्दी याद हो जाए। और लक्षण और उदाहरणवत मतलब लक्षण और उदाहरण दिए हैं जिसमें। फिर है शस्त्र ज्ञान के उपाय। शस्त्र ज्ञान कोई भी बुक हम पढ़ते हैं तो उसको कैसे याद कर सकते हैं? पहले अध्ययन भी खुद पढ़कर, फिर अध्यापन किसी और को बताकर पढ़ाकर, फिर है तद्विद संभाषा। तद्विद संभाषा होती है भी जो उसी विषय में जो एक्सपर्ट हो उसी के साथ उसी विषय की चर्चा करके। जैसे हम अनोटमी की बुक पढ़ रहे हैं तो जो जो अनोटमी का एक्सपर्ट है उसके साथ अनोटमी की चर्चा करके, जो तद्विद संभाषा। सुश्रुत ने 4 बताए शास्त्र ज्ञान के उपाय। सतत अध्ययन भी लगातार अध्ययन करो। परतंत्र अवलोकन, वाद विवाद, तद्विद आचार्य सेवा। तो याद रखने के इसमें 4 बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने। फिर आगे है कृतचनो ये लोको बुद्धिमताचार्य शत्रुश्च अबुद्धिमताम। कि जो बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए संपूर्ण संसार ही गुरु और मूर्खों के लिए सब संसार शत्रु है। कि जो बुद्धिमान पुरुष है वो सारे संसार से सीखते रहते हैं, और जो मूर्ख है उसको सभी शत्रु लगते हैं। फिर है संभाषा विधि। संभाषा विधि संभाषा विधि मत ऊर्ध्व व्याख्यान विषग विसर्जा सह संभाषित। तो संभाषा होती है जैसे कोई मीटिंग करना या असेंबली बुलाना। तो ये जो साथ वाले भिषक वैद होते हैं उनके साथ बैठकर की जाती है। तो ये 2 भेद है इसकी, संधाय संभाषा और विग्रह संभाषा। संधाय संभाषा होती है जिसमें फ्रेंडली जो फ्रेंड सर्कल होता है वही बैठ कर उस पर चर्चा करे। विग्रह होती है जिसमें प्रतिपक्षी हो, जो विरोध करने वाला भी पक्ष हो उसमें, तो वो होती है विग्रह संभाषा। फिर है जल्पक। जल्पक क्या है? वाद विवाद करने वाला मतलब जो उस टाइम बोल रहा है। जल्प मतलब बात बोलना। जल्पक मतलब जो बोल रहा है। जल्पक कौन है? वाद विवाद करने वाला जो उस टाइम करंटली बोलता होता है उसको जल्पक बोलेंगे। जल्पक के गुण 5 बताए हैं। श्रुत, विज्ञानम, धारणम, प्रतिमानम, वचन शक्ति। तो उसमें
सुनने की क्षमता होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, धारण मतलब उसका मेधावान होना चाहिए, लंबे टाइम तक याद रहे, प्रतिभावान होना चाहिए। एवं वचन शक्ति। वचन शक्ति होती है कि शास्त्रीय ज्ञान को अपनी बातों द्वारा व्यक्त कर दे, मतलब जो भी दिमाग में है, उसको अपनी बातों से अच्छी तरह से व्यक्त कर दे, तो वो अच्छे एक बोलने वाला है, उसके गुण है। ये पांचों गुण याद रखने पूछ लेते हैं, निम्न में से जल्पक का गुण नहीं है। फिर है जल्पक के दोष। कोपनम, कोपनम मतलब क्रोधित हो जाना। अविशारद मतलब उसको शास्त्र ज्ञान न होना। विरुद्धों मतलब भयभीत होना। धारण तो मतलब धारण शक्ति न होना। फिर ये लिखा आगे, अनभित्वम मतलब असावधान रहना, मतलब कोई कोई बात कह जाता है उसको समझी ना आई, एक्टिव नहीं है, तो ये उसके दोष हैं। तो ये पांचों दोष, पांचों गुण एज इट इज याद करने हैं। फिर है प्रतिपक्षी। प्रतिपक्षी जो अपोजिट बैठा है, जो दूसरे पक्ष का है, उसके बारे में बताया गया है। तीन प्रकार के होते हैं प्रतिपक्षी। एक प्रवर, अपने से गुणवान कोई बैठा है, श्रेष्ठ बैठा है। प्रत्यावर मतलब अपने से दुर्बल, सम मतलब अपने समान। फिर आगे परिषद। परिषद मतलब असेंबली, लोग बैठे हैं, उसको बोल देंगे मीटिंग हॉल। तो परिषद के दो तरह की, ज्ञानवती और मूढ़। ज्ञानवती में ज्ञानवान लोग सारे एजुकेटेड बड़े बैठे हैं, मूढ़ में मूढ़ लोग बैठे हैं। तो ज्ञानवती में ज्ञान विज्ञान वचन और प्रतिवचन शक्ति संपन्न। मूढ़ में अशास्त्रज्ञ अशिक्षित मतलब मूर्ख लोग बैठे हैं। फिर आगे परिषद। तो ऊपर दो वेद आगे, और परिषद टोटल छह बता दी। छह मतलब जो मीटिंग हॉल है वो छह तरह के हो सकते हैं। दोनों की तीन तीन टाइप बता दी। ज्ञानवती की भी तीन बता दी, मूड की भी तीन। कौन कौन से? सुहत, उदासीन और प्रतिनिविष्ट। सुहत होती है मतलब जिसमें मित्र बैठे हों, जिसमें साथ वाले मित्रों की सभा हो। उदासीन होती है जिसमें जो बैठे हैं उनको हार जीत से कोई मतलब नहीं होता, वो बस बैठे हैं, सुन रहे हैं, बीच में अपना कोई राय दे रहे हैं, लेकिन उनको हार जीत से, किसी जीतना है हारना, वो कोई मतलब नहीं होता। फिर है प्रतिनिविष्ट। इसमें टोटली प्रतिकूल व्यक्ति बैठे होते हैं, जो लड़ने झगड़ने वाले। तो ये तीन तरह के, ज्ञानवान में भी तीन तरह के। मूड में भी, जो मूड सुहत मतलब मूड मूर्खों के जो मित्र बैठे हैं। उदासीन मतलब किसी को कोई लेना देना नहीं है। प्रतिनिष्ठ मतलब उनके बिल्कुल ऑपोजिट, लड़ाई झगड़े करने वाले, दुर्ग्रही बैठे हैं। तो ये दोनों की तीन तीन टाइप होगी, तो कुल परिषद होगी छह। तो ये लिखा है कि जो प्रतिनिष्ठ है, जो थर्ड वाली है, वो भले ही मूड है, भले ही ज्ञानवती है, उसमें कभी किसी के साथ जल्प वाद विवाद शस्त्रचर्या नहीं करनी चाहिए। इस श्लोक का मतलब ये है, क्योंकि उसमें दुर्ग्रह वो बैठे ऑपोजिट, उन्होंने लड़ना ही लड़ना है, तो उनके साथ कोई जल्प, कोई वाद विवाद शस्त्रचर्या करो ही ना ज्यादा। तो इस श्लोक का मतलब ये है, भले ही वो ज्ञानवती हो, भले ही वो मूड हो, दोनों ही अगर प्रतिनिष्ठ थर्ड टाइप दोनों का है, तो किसी से वाद विवाद शस्त्रचर्या नहीं करनी चाहिए। फिर नीचे लिखा है कि अपने से श्रेष्ठ प्रतिपक्षी से भी कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। फिर जो एक बार प्रतिस्पर्धा पराजित हो गया, उसको पुनः शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। भी अगर एक बार हम किसी टॉपिक पर किसी से हार गए, तो दोबारा अपनी बेइज्जती मत करवाओ, फिर दोबारा मत कराओ। फिर है वाद मार्ग। वाद मार्ग होते हैं 44 टोटल। तो ये कई बार संख्या भी पूछ लेते हैं भी कितने वाद मार्ग होते हैं। तो यहाँ पर लिखा नहीं, वाद मार्ग की मर्यादा तीन होती है। कौन कौन सी होती है? इद वाच्यम। इद वाच्यम होते भी यह कहना चाहिए। फिर इदम वाच्यम, भी यह नहीं कहना चाहिए। और पराजय होती, भी पराजित हो जाना, ये तीन ही हो सकती है।
वाद मर्यादा, यह कहना चाहिए, यह नहीं कहना चाहिए, या प्राज्यो भवति मतलब अपराधित हो जाना, ये ऐसा करने पर अपराधित हो जाना। तो ये वाद मर्यादा के लक्षण पूछ लेते, कितने होते हैं? 3 होते हैं। फिर है वाद मार्ग। वाद मार्ग है टोटल 44। तो वाद क्या होता है कि कोई हम प्रतिपक्षी के साथ शास्त्रीय मर्यादा में रह के किंतु विपरीत भावना से युक्त होकर कोई डिस्कस करते हैं। तो ये डिस्कस करने के 44 मार्ग है वाद के। भी कोई शास्त्रीय मर्यादा में रह के प्रतिपक्षी के साथ, लेकिन भावना में विपरीत होती है। विपरीत मतलब कि हमने हमें जीतना है, तो जो वो डिस्कस करते हैं उसको वाद कहते हैं। तो ये आगे वाद के बारे में लिखा है कि वादो नाम यत् परेण सह शास्त्र पूर्वक विग्रह कथ्यति। तो इसका ये है कि जो शास्त्र मर्यादा के अंदर रह के लेकिन विग्रह कथ्यति मतलब विपरीत भावना से युक्त होकर हम जो बात करते हैं। फिर ये जल्प को बताया। जल्प हम पहले भी डिस्कस किया, भी जो बोल रहा है विततर पक्ष आश्रित हो, भी जो जो सपक्ष वाला जो पक्ष बोल रहा है वो जल्प है। वितंडा होता है जो परिपक्ष वाला, दूसरे पक्ष वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है वितंडा। तो जल्प और वितंडा का पता होना चाहिए कि जो प्रवर्तक जो बोल रहा है उस टाइम वो जल्प है, और जो दूसरा जो सुन रहा है वो वितंडा है। फिर है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम यथा नित्य पुरुष। साध्य वचनम मतलब जिस विषय को हमने सिद्ध करना हो, भी कोई जिस रिसर्च को सिद्ध करने के लिए हम बैठे हैं, जिस टॉपिक को, तो वो है प्रतिज्ञा। फिर लिखा भी यथा नित्य पुरुष, भी जैसे मान लो हम ये डिसाइड करने के लिए बैठे हैं भी पुरुष नित्य है, तो साध्य वचनम जिसको हमने सिद्ध करना है वो क्या है? प्रतिज्ञा। फिर आगे स्थापना। स्थापना नाम तस्य एवं प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपन्याय निगमन स्थापना। तो स्थापना है कि जो प्रतिज्ञा है, जो हमने ऊपर टॉपिक डिसाइड किया है, उसकी स्थापना इन तीनों के द्वारा हम कर सकें। दृष्टांत उपनय निगमन के द्वारा उसकी स्थापना कर सकें। स्थापना मतलब उस पे हम पक्की स्टैंप लगा दें भी यही है। तो स्थापना नाम तस्य एवं प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनय निगमन स्थापना। दृष्टांत होती है उदाहरण, उपनय निगमन, इन तीनों के द्वारा भी उसको स्थापित करते हैं प्रतिज्ञा को। फिर है प्रतिष्ठापना। प्रतिष्ठापना होती है जो प्रतिज्ञा की है उसके ऑपोजिट को स्थापित हो जाए। जैसे यहाँ एग्जांपल दे दी, अनित्य पुरुष इति प्रतिज्ञा, भी प्रतिज्ञा के जो ऑपोजिट हम कोई स्थापना करते वो है प्रतिष्ठापना। फिर है हेतु। हेतु नाम उपलब्धि कारणम तत् प्रत्यक्षम अनुमान अध्ययम औपमेयमिति। तो हेतु है भी, हेतु मतलब कोई ऐसी जो जिस वाक्य समूह या कुछ ऐसी चीज जिससे हमें अपनी बातों का ज्ञान ठीक ठीक से हो जाए, इन चारों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुमान अति है औपमेयमिति। ये चारों जो प्रमाण है इनके द्वारा हमारी जो कोई बात हम कर रहे हैं उसका ठीक ठीक से उपलब्धि करना मतलब ज्ञान हो जाना उसका ठीक से। तो हेतु चार बता दी भी किसकी सहायता से ज्ञान होगा हमें? प्रत्यक्ष अनुमान अति है और औपमेय। तो ये हेतु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऊपर जो प्रतिज्ञा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हेतु का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से हो सकता है, देख कर उसको प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुमान लगाकर। एतिहे होता है आप्त पुरुष के वाक्यों से। तो एतिहे हो गया। उपमेय मतलब उपमा मतलब किसी एक वस्तु उसके जैसी वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का अनुमान लगा लेना, उसको उपमान बोलते हैं, उपमेय। साधारण में किसी ने बताया भी ऊंट ऐसा होता है, तो ऊंट को देखकर वो आइडिया लगा लेना भी ये ऊंट है, वो चीज है। तो ये प्रत्यक्ष अनुमान अति है उपमेय, इन चारों की सहायता से हमें हेतु का ज्ञान हो सकता है। हेतु नाम उपलब्धि कारणम। ये क्वेश्चन आता है नाम उपलब्धि कारणम आगे डैश, तो क्या है? हेतु है।
फिर है दृष्टांत। दृष्टांत क्या होता है? उदाहरण होती है, उदाहरण। तो लिखा है दृष्टांतो नाम यत्र मूर्ख विदुषाम बुद्धि समे यो वर्ण्य वर्ण्यति। मूर्ख मतलब मूड है, जो विदुषा मतलब विद्वान है, कि ऐसी जो जिसकी सहायता से, ऐसी उदाहरण जिसकी सहायता से मूर्ख और बुद्धिमान दोनों को वो विषय समझ आ जाए। तो जिस उदाहरण से, जिस विषय से मूर्ख और विद्वान दोनों को जो समझ आ जाए वो दृष्टांत है। आगे सिद्धांत। ये लिखे सिद्धांत। सिद्धांतो नाम स ये परीक्ष बहुविधम परीक्ष हेतु विशिष्ट साध्यता। जो परीक्षक विद्वान लोग अनेक बार परीक्षा करके और हेतुओं द्वारा सिद्ध करके जो निर्णय करते हैं वह सिद्धांत है। नीचे इसका मीनिंग लिखा है कि जिसकी बहुविध परीक्षा करके और हेतुओं द्वारा सिद्ध करके जो निर्णय करते हैं वह सिद्धांत है। तो परीक्ष के वर्ड जिसमें भी है तो वो सिद्धांत होगा। परीक्ष के बहुविध परीक्षा मतलब परीक्षा लेने, कोई परीक्षा करनी, वो क्या है? सिद्धांत है। तो सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके चारों टाइप भी इंपोर्टेंट है। तो सिद्धांत के चार टाइप बताए इन्होंने: सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। सर्वतंत्र होता है भी, जैसे एक आचार्य ने रोगों के निदान व्याधि बता दी, उसको जो दूसरा आचार्य है वो भी सेम ही बता रहा है, क्योंकि जो कुष्ठ के निदान जो एक बता रहा है वही दूसरा बता रहा है। तो सभी बुक में जो सेम बात फॉलो होती है उसको सर्वतंत्र बोलेंगे, तो सभी एक जैसे माने। फिर है प्रतितंत्र। प्रतितंत्र होता है किसी एक ने बता दिया लेकिन दूसरा उसका समर्थन नहीं कर रहा, तो वो होता है प्रतितंत्र। फिर है अधिकरण। अधिकरण होता है भी कोई एक शब्द का दूसरे शब्द की सिद्धि के लिए उपयोग करना, भी कोई एक ऐसा वर्ड जो दूसरे शब्द की भी सिद्धि के लिए उपयोग हो जाए। अव्ययोपगम होता है भी किसी की प्रधानता सिद्ध करनी। तो आगे एग्जाम्पल भी दिए इन्होंने। सबसे पहले सर्वतंत्र के दिए कि रोगों के निदान, व्याधि और चिकित्सा, ये तीनों चीजें सर्वतंत्र सिद्धांत की श्रेणी में आती है। तो ये पूछ लेते हैं रोगों के निदान कौन सा सिद्धांत है, तो ये सर्वतंत्र सिद्धांत है। ये तीनों एग्जाम्पल भी याद रखनी। सर्वतंत्र सिद्धांत की तीन एग्जाम्पल है: रोगों के निदान, व्याधि और चिकित्सा। ये तीनों चीजें हैं जो सभी आचार्यों ने समर्थन किया है अभी। वही चीज मानने, कोई एक बीमारी है उसका निदान, व्याधि, चिकित्सा वही सेम दूसरे आचार्य ने भी मानी है। फिर प्रतितंत्र सिद्धांत की एग्जाम्पल क्या है? षड्रस। तो षड्रस कोई पांच रस मान रहा है, कोई एक मान रहा है, दो मान रहे, तीन इंद्रिय भी, कोई किसी का समर्थन नहीं कर रहा। पंच इंद्रिय कोई छह इंद्रिय मान रहा है, कोई 10 मान रहा है, कोई 11 मान रहा है, तो इंद्रियों का भी कोई समर्थन नहीं कर रहा। तो त्रिदोष। त्रिदोष भी कोई रक्त को भी दोष मान रहा है, कोई तीन मान रहा है, कोई एक मान रहा है, तो दोषों का भी समर्थन नहीं कर रहा। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्थ है पंच महाभूत। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंच महाभूत सभी ने लगभग हम पढ़ते हैं पांच ही माने, लेकिन इन्होंने प्रतितंत्र के अंदर ही रखा है कि पंच महाभूत भी कोई समर्थन नहीं कर रहा। तो एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनकी। फिर अव्यय उपगम। ये लिखा है द्रव्य प्रदान, गुण प्रदान, किसी की प्रधानता व्यक्त करना, वो होता है अव्यय उपगम। और अधिकरण मैंने बताया कि किसी एक शब्द का दूसरे शब्द की सिद्धि के लिए प्रयोग करना अधिकरण है। फिर आगे शब्द, ये भी इंपॉर्टेंट है। शब्दों नाम वर्ण सामान्य। शब्दों नाम वर्ण सामान्य। वर्ण सामान्य मतलब कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जब चार पांच वर्ण जो वर्ड जुड़ जाते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं। तो शब्दों नाम वर्ण सामान्य। तो शब्द के चार टाइप बता दें: दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य, अनर्थ होता है झूठ। ये चार टाइप है: दृष्ट, अदृष्ट, सत्य और अनर्थ। अनर्थ मतलब झूठ। फिर आगे प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का वही जो हम पहले प्रत्यक्ष प्रमाण में पढ़ा है: आत्म इंद्रिय मन से उपल व्यक्ति भी। आत्मा का मन से, मन का इंद्रियों के संग से जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष है। फिर अनुमान आ गया। अनुमानम नाम तर्को युक्ति उपेक्षा, भी युक्ति के द्वारा जो युक्ति की उपेक्षा रखने वाले तर्क को अनुमान कहेंगे। फिर है अतीय। अतीय नाम आप्तोपदेश, वेद आदि भी जो आप्त पुरुष और वेदों में जो बताया गया है वो अतीय है। फिर है उपमान। उपमान मैंने पहले बताया, उपमेय में भी कोई सादृश्य अधिकृत भी कोई उसी तरह की वस्तु दिखाकर दूसरी वस्तु का ज्ञान कर लेना।
जैसे एग्जाम्पल दिए, दंड को देखकर दंडक, दंडक को देखकर दंड का ज्ञान। उसी प्रकार कोई अगर हमें बता दे भी ऐसी ऊंचा ऐसे ऊंट होता है लंबी टांगों वाला, तो हम उसको देखकर आइडिया लगा लेंगे भी ये ऊंट है। फिर है संशय। संशय नाम संदेह लक्षणम अनुसंदिग्ध अथेव निश्चय। तो संशय होता है संदेह। तो जिस संदेह होता है जिसके कारण हम कोई भी विषय जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसमें निश्चय नहीं कर पाते भी यही है, क्योंकि संदेह ही रहता है उसमें। फिर है प्रयोजन। प्रयोजन नाम यद आरंभ आरंभ्यंत आरंभा। तो प्रयोजन होता है भी कोई कार्य के लिए कोई प्रयोजन हमने सिद्ध किया है उसके लिए कार्य आरंभ करना। इसमें आरंभ वर्ड आया था वो प्रयोजन प्रयोजन होगा। तो जिसकी सिद्धि या प्राप्ति के लिए कार्य का आरंभ किया जाता है वो है प्रयोजन। फिर है सव्यभिचार। सव्यभिचार है सव्यभिचार नाम यद व्यभिचरणम। व्यभिचरणम मतलब जो अपनी बात पर स्थिर ना हो, स्थिर ना हो, तो वो है सव्यभिचार। सव्यभिचार नाम यद व्यभिचरणम। तो इजी याद करना, एक जैसे वर्ड आ रहा है इसमें, व्यभिचार व्यभिचरणम। फिर है जिज्ञासा। जिज्ञासा नाम परीक्षा। तो जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा रखने वाला। तो विषय की परीक्षा को जिज्ञासा कहते हैं, मतलब जितना कोई परीक्षा करेगा उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी। तो जिज्ञासा नाम परीक्षा, मतलब विषय की परीक्षा को ही जिज्ञासा बोलेंगे। फिर है व्यवसाय। व्यवसाय और नाम निश्चय, मतलब निश्चय का नाम ही व्यवसाय है। कोई निश्चय ज्ञान का नाम ही व्यवसाय है, कि हम कोई निश्चय टॉपिक का पूरा डिसाइड कर लेंगे यही वस्तु है, तो वही व्यवसाय है। फिर है अर्थ प्राप्ति। अर्थ प्राप्ति नाम यत अकेन उक्तेन अपरस्य अर्थस्य अनुक्तस्य सिद्धि। अनुक्तस्य आपकी सिद्धि मतलब कोई एक अर्थ की प्राप्ति के साथ हम दूसरे नए के अर्थ की भी प्राप्ति कर लें। अनुक्त अर्थ से सिद्धि का मतलब है कि एक अर्थ की प्राप्ति के साथ दूसरे नए के अर्थ की भी प्राप्ति कर लें। तो इसके हम फर्स्ट ईयर में एग्जाम्पल पढ़ते थे, जैसे भी मोहन जो रमेश है वो दिन में नहीं खाता, तो इससे हमें दूसरा अर्थ अपने आप पता चल गया कि वो रात में खाता होगा। तो वो चीज है ये, अर्थ प्राप्ति, कि ना के अर्थ की भी प्राप्ति हो जाए हमें एक अर्थ से ही। तो बात उसने एक बोली है कि रमेश जो है सुबह खाना नहीं खाता, तो उससे आइडिया लग गया वो रात को खाता होगा। फिर है अनुयोज्य। अनुयोज्य नाम वाक्य दोष युक्तम। अनुयोज्य किसको कहते हैं? वाक्य दोष को कहते हैं। तो वाक्य दोष पांच तरह के हो सकते हैं। न्यून दोष भी, थोड़ा दोष हो, अधिक मतलब ज्यादा दोष हो, अनर्थक मतलब उसका अर्थ ना निकल रहा हो वाक्य का, अपार्थक। अपार्थक होता है संबंधहीन संयोजन, मतलब जिस दो वाक्यों का संयोजन हो ही नहीं रहा तो भी उसका संयोजन कर रखा है, भी जोड़ रखा है, भी कोई मीनिंग ना निकले। फिर है विरुद्ध, जो विरुद्ध हो। फिर है छल। छल नाम परिष्ठम अर्थाभासम अनर्थक वाग वस्तु मात्र में। कि जिस वाक्य में पूर्ण रूप से अर्थ का आभास हो और वाग जाल हो, वाक्य का जाल हो, तो छल। छल होता है कपट। परिष्ठम अर्थाभास भी, अर्थ का जो आभास, अर्थाभास हो, भाव हो मतलब, और वाग जाल भी कोई अर्थ ना निकल रहा हो। वाग जाल मतलब अ, वाणी से जैसे ऐसे जाल गुंथा हो। तो दो प्रकार के वाग छल और सामान्य छल। वाग छल मतलब बोल कर जो छल किया जाता है, वैसे इधर उधर की बातें बोल देते हैं, जो सही बात, जो टॉपिक से रिलेटेड कोई बात की होती है वो वाग छल है। सामान्य मतलब जो भी सामान्य छल होता है, भी सीधी बात ना कर इधर उधर की को करते हैं। फिर उपालंब। उपालंबो नाम हेतु दोष वचनम।
हेतु दोष वचना मतलब जो वादी प्रवादी है, एक दूसरे जो बातें कर रहे हैं वो, जो हेतु है उसमें दोषों को बतलाते हैं। बीच हेतु में ये दोष है, तो दोष वचनम अगर आए तो उपलम्ब है। फिर अभ्यनुग, अभ्यनुग नाम से इष्ट अनिष्ट अभ्य उपगम। इष्ट मतलब इच्छित, अनिष्ट मतलब अनिच्छित, अभ्य उपगम मतलब स्वीकार करना। तो इच्छित और अनिश्चित जो भी हेतु है उसका स्वीकार करना, वो है अभ्यनुग। फिर है अर्थांतर। अर्थांतर नाम एक अस्मिनम वक्त व्यापरम यथा। अर्थांतर नाम एक अस्मिन वक्त व्यपरम यथा। वक्त व्यपरम मतलब उस विषय को छोड़कर दूसरे विषय की कह देना कि बात प्रमेय की हो रही है लेकिन कुछ को बता देना। वक्त व्यपरम यथा, ये वर्ड याद रखना कि ये अर्थांतर है। अर्थांतर और अर्थ प्राप्ति में कंफ्यूजन मत होना। अर्थ प्राप्ति था भी एक अर्थ की प्राप्ति के साथ दूसरे अर्थ की प्राप्ति हो जाए, अनुक्त अर्थ से सिद्धि वर्ड आएगा। इसमें वक्तव्य परम यथा भी उस विषय को छोड़कर दूसरे विषय को कह देना। फिर है हेतुआंतर। हेतुआंतर नाम प्रकृत हेतुवाच्य यद विकृत हेतु नाम। भी जो प्रकृत हेतु है उसको छोड़कर विकृत हेतु को कह देना, वो है हेतुआंतर। फिर अहेतु के तीन टाइप बताए, प्रकरण सम, संशय सम, वर्ण्य सम। बस इतने याद रखना है, अहेतु के तीन टाइप है। ये लास्ट इन्होंने बताया निग्रह स्थान नाम प्राच्य प्राप्ति। तो निग्रह स्थान का मतलब होता है प्राज्ञ प्राप्ति। प्राज्ञ किसी एक को प्राज्ञ प्राप्त हो जाने उसको बोलते हैं निग्रह स्थान। तो निग्रह स्थान 3 और 12 प्रकार के बताए हैं, 3 भी है और 12 भी है। तो 3 टाइप और 12 टाइप के निग्रह स्थान बताए हैं। फिर यहाँ पर वादों में समय के 3 टाइप बताए हैं, आयुर्वेदिक समय, याज्ञिक समय और मोक्ष शास्त्रिक। तो आयुर्वेदिक समय जो हमने चतुष्पाद पढ़े हैं, भेषज, औषध, आतुर और परिचारक, तो उनको आयुर्वेदिक समय भी बोलते हैं। तो इसका याद रखना भी, आयुर्वेदिक समय पूछ सकते हैं प्राय। तो जो चतुष्पाद है उनको आयुर्वेदिक समय भी कहते हैं। याज्ञिक समय क्या है? याज्ञिक मतलब यज्ञ के समय जब यजमान पुरुष पशुओं का वध करके जब बलि देते हैं तो उसको याज्ञिक समय, जस्ट रीडिंग दे देना। चतुष्पाद वाला पूछते हैं मैंने। फिर है मोक्ष शास्त्रीय। मोक्ष शास्त्रीय समय की प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा का व्यवहार करना चाहिए। तो सिर्फ आयुर्वेदिक समय आपको याद रखना है। फिर है 10 विध परीक्षा भाव। 10 विध परीक्षा भाव है कारण, करण, कार्य, योनि, कार्य, कार्य फल, अनुबंध, देश काल, प्रवृत्ति और उपाय। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कारण क्या होता है? कारण होता है तत्कारणम नाम प्रदत्त करोति स एवं हेतु स करता। तो जो करता है वो कारण है। एग्जाम्पल है वेद। फिर है करण। करणम पुनस्तद यद उपकरण। उपकरण मतलब जो भी वेद के उपकरण है, जैसे भी प्रिपरेटर्स जो भी। कार्य अभिनिवर्ती प्रयत्न अमानाश्य, भिखारी की पूर्ति के लिए कर्ता के उपकरण। तो कर्ता के उपकरण क्या होते हैं? भेषज होते हैं। तो भेषज हो गया, जो भी उपकरण है उनको करण बोलेंगे। भेषज मतलब औषध। फिर है कार्य योनि। कार्य योनिस्तु सह विकिरण नाम। तो कार्य योनि होते भी जिस पर जो वेद है वो कार्य कर रहे हैं। भी डॉक्टर कार्य करे तो धातु विषम में, जैसे कोई धातु की विषमता है तो वो कार्य योनि है। फिर है कार्य। कार्य तु तदृश्य अभि निर्वर्तितम अभिसंधाय। निर्वर्ती अभिसंधाय क्या होता है? सिर्फ ये वर्ड आ जाता है तो वो कार्य है। तो कार्य हो गया ऊपर, कार्य योनि थी धातु विषम में, तो कार्य क्या हो गया? धातु साम्य, ये धातु को सम करना। तो निर्वर्ती अभिसंधाय, अभिसंधाय मतलब निर्वर्ती अभिसंधाय कर्ता प्रवर्तते। कर्ता कौन था? ऊपर वैध था। प्रवर्त मतलब काम में लग जाना।
तो जिसकी प्राप्ति को लक्ष्य करके कर्ता प्रवृत्त होता है, मतलब काम में लग जाता है। तो धातु साम्य की को लक्ष्य करके कर्ता जो है प्रवृत्त होता है। फिर है कार्य। कार्य हो गया। फिर है कार्यफल। कार्यफल है कार्यफल पुनस्तद यत प्रयोजना कार्य भी निवर्त, भी जिस प्रयोजन के लिए कार्य किया जाता है। तो कार्यफल होता है, इसकी एग्जांपल भी सुख प्राप्ति, विधातु सामने हो गया तो सुख मिल गया बॉडी को। तो यत प्रयोजना, तो प्रयोजन वर्ड है तो वो कार्यफल होगा। बस थोड़ी पहचान ही करनी है, श्लोक क्या है इसका। कार्यफल पूर्ण तद यत प्रयोजना कार्य भी निर्वर्ती, भी जिस प्रयोजन के लिए कार्य किया जाता है। फिर है अनुबंध। अनुबंध खलु स कर्तारमवश्य अनुबंध नाति, कार्य उत्तर कालम कार्य निमित्त शुभ अशुभ वा भाव। शुभ अशुभ वा भाव मतलब कि शुभ और अशुभ भाव जो कार्य करने के बाद भी कार्यकर्ता को निश्चित रूप से बांधे रखता है। शुभ और अशुभ भाव जो कार्य उत्तर मतलब कार्य करने के बाद भी, कार्य उत्तर काल मतलब कार्य करने के बाद भी जो शुभ अशुभ भाव है जो बांधे रखता है। तो क्या बांधे रखता है? निरोगी का रोग ठीक हो गया फिर भी क्या बांधे रखता है? अनुबंध मतलब लंबी आयु भी, जो मरीज है वो लंबी आयु की प्राप्ति के लिए भी उसकी आयु और ज्यादा हो जाए तो वो जो रोग उसको वैद्य को बांधे रखता है। फिर है देश। देश अधिष्ठानम। देश मतलब रोगी का शरीर कह लो या जो भी अ, रोगी का शरीर ही होगा इसमें। देश अधिष्ठानम कि जहाँ पर रोग है वो देश है। फिर है काल। काल के काल है पुनः परिणाम। परिणाम मतलब परिवर्तन, भी परिवर्तन का नाम ही काल है। फिर है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब चेष्टा। तो चेष्टा से प्रवृत्ति याद रखना, जिस चेष्टा से जो कार्य किया जाता है, कार्य को करने की चेष्टा उसको प्रवृत्ति कहेंगे। फिर है उपाय। उपाय इन्होंने लिखा है भी कार्य, कार्य फल अनुबंध को छोड़कर कारण करण और कार्य उत्पादक उसे उपाय कहते हैं। भी ये पहले तीन है उनको उपाय कहते हैं, कारण करण कार्य होने का। फिर आगे लिखे 10 विपक्ष भाव को जो साथ साथ में एग्जाम्पल बता रहा है उसे कोरिलेट किया, चिकित्सा से कोरिलेट किया। करण भिषक, जो करण करता है वो क्या होगा? वैद हो गया। करण क्या था? उपकरण। उपकरण मतलब औषध, इसके द्वारा वो चिकित्सा करेगा। कार्य होने क्या होगा? धातु विषमता होगी। फिर कार्य क्या होगा? धातु साम्य करना। कार्य फल क्या हो गया? सुख प्राप्ति। भी धातु साम्य होगी तो बॉडी को सुख मिल गया। अनुबंध जो हमने पढ़ा था कि शुभ शुभ जो कार्य होने के कार्य उत्तर काल में भी वैद्य को बांधे रखता है रोगी से। तो वह खलवायु मतलब आयु की, आयु का ठीक रहना, लंबी आयु के लिए। फिर है देश। देश के दो तरह के बता दे, भूमि एवं रोगी का शरीर। तो देश भूमि भी हो सकती है और यहाँ पर रोगी के शरीर से रिलेटेड बात हो रही है। फिर है काल। काल दो तरह के होते हैं, संवत्सर और आतुर्वस्था। संवत्सर मतलब होता है जैसे ये हो गया 1 घंटा, दिन, 15 दिन, महीना, 6 महीने जो बात करते हैं वो हो गए संवत्सर काल। आतुर्वस्था मतलब जो रोग से रिलेटेड काल है, जैसे जीर्ण ज्वर, नव ज्वर, वो वाले काल। तो संवत्सर होता है जो दैनिक हमारा काल है, घंटा, मुहूर्त, दिन, ऋतु, अयन जो भी है। फिर है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति के कार्य का आरंभ, चिकित्सा कार्य आरंभ करना, और चेष्टा हमने ऊपर पढ़ा तो चेष्टा भी प्रवृत्ति कहते हैं। उपाय के वैध औषध और कार्य योनि में कार्य करने की तत्परता, जो पहले तीन है उनको उपाय बोलते हैं, सीधे याद रखो। फिर भेषज के टाइप बताए इसमें विकसित कौन कौन से होते हैं, तो देव व्यपास्य और युक्ति व्यपास्य। देव व्यपास्य कौन सी है? मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, बलि, उपहार, होम, होम नियम करना, उपवास करना, प्रायश्चित करना, सबस्तेन। सबस्तेन होता है वेद पाठ करना, घर पर हम कोई गीता पाठ या कोई वेद का पाठ करें। फिर है प्राणीपात गमनादि। प्राणीपात मतलब
पैरों के हाथ लगाना अपने गुरुओं के। फिर है युक्ति विपाशय। युक्ति विपाशय में औषध और पंचकर्म चिकित्सा वो आगे। फिर आगे लिखा है भेषज अंग भेद से भी दो प्रकार का होता है, द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। द्रव्यभूत जिसमें औषध द्रव्यों का प्रयोग किया जाता हो, और जिसमें वमन विरेचन पंचकर्म जो युक्ति विपाशय पड़ा है वो द्रव्यभूत हो गए। और अद्रव्यभूत में आ गया किसी को डरा देना, धमका देना, खुश कर देना, स्वपन संवाहन दबा देना, मतलब जिसमें द्रव्य यूज ना हो, अद्रव्यभूत है। फिर परीक्षा के भेद बताएं। द्विविध परीक्षा कौन सी होती है? प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा। त्रिविध है प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश द्वारा। आगे 10 विध रोगी परीक्षा विधि। यह रोगी परीक्षा 10 विध। तो पहले थे 10 विध परीक्षा भाव, तो ये भी याद रखना चाहिए। 10 विध परीक्षा भाव कारण कारण कार्य होने वाले हैं। और 10 विध रोगी परीक्षा बोले तो जो प्रकृति विकृति सार सैनन प्रमाण साथ में सतव आहार व्यायाम और व्यय परीक्षा, ये 10 विध रोगी परीक्षा है। और 10 विध परीक्षा भाव कारण कारण कार्य योनि कार्यफल जो में पढ़े वो है। तो 10 विध रोगी परीक्षा में सबसे पहली परीक्षा कौन सी? प्रकृति परीक्षा। तो प्रकृति इन्होंने 3 प्रकार की बता दी रोगी की, वात पित्त और कफ। तो वात प्रकृति के लक्षण बता दिए कि बहु प्रतान कंडरा शिरा प्रतान, अभी उसकी जो नाड़ियां कंडरा है वो साफ दिखाई देगी बॉडी की। शीघ्र त्रास राग विराग भी उसको शीघ्र ही गुस्सा आ जाएगा, शीघ्र ही शांत हो जाएगा। फिर लिखा है श्रुत ग्राही, भी उसको जल्दी याद हो जाता है, अल्प स्मृति और जल्दी वो भूल जाता है। फिर आगे सप्त संधि शब्द गमन, भी चलेगा तो उसकी संधियों में आवाज आएगी। अल्प बल है, अल्प आयु और अल्प धन होगा। फिर पितृ प्रकृति के लक्षण है सुकुमार अवधात गात्र, मतलब वो सॉफ्ट शरीर का होगा। अवधात मतलब गोरा होगा। प्रभूत श्रेष्ठ स्वेद मूत्र पुरुष, अभी उसको जो स्वेद मूत्र पुरुष है वो ज्यादा आएंगे। प्रभूत पिपलु व्यंग तिल ऐसे रोग इसको जो तिल मशक जो भी है ये उसको ज्यादा होंगे। फिर शिपर वलित खालित्य दोष, भी उसको बाल झड़ना और बालों का सफेद होना ज्यादा होगा। प्रभूत असन पाना मतलब बहुत ज्यादा खाएगा। दंत सुखा, दंत सुखा भी खाने से रिलेटेड है कि राक्षसों की भांति खाना। दंत सुखा का मीनिंग है राक्षसों की भांति दबाकर खाना, भी ज्यादा खाना, क्योंकि तीक्ष्ण अग्नि होती है पितृ प्रकृति की, वो ज्यादा खाते हैं। इसमें मध्यम बल होगा, मध्यम आयु और ज्ञान विज्ञान भी मध्यम होगा। फिर है कपस प्रकृति, ये भी सुकुमार अवदात गात्र है, दृष्टि सुख, मतलब उसकी बॉडी अच्छी होगी, देखने में ठीक लगेगा। फिर है प्रभूत शुक्र व्यवहारता, भी उसमें शुक्र धातु ठीक होगी। मंद चेष्टा व्यवहार, प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वर, तो वर्ण स्वर है जो प्रसन्न और स्निग्ध होंगे। ओजवान होगा, शांत रहेगा, सात्विक होगा और सत्यसंध। फिर है विकृति परीक्षा, विकृति मतलब विकार है, तो जो विकार है वो विकृति है। फिर है सार परीक्षा, तो टोटल 8 सार बताए हैं। नौवां जो ओज सार है उसका वर्णन कश्यप ने किया है। तो 8 सार कौन से? त्वक सार, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और सत्व, ये है 8 सार। सर्व सार तो ऐसे लास्ट में वैसे ही बता रखा है इन्होंने। तो ये टोटल 8 सार है। रस की जगह त्वक सार आ गया। फिर 7 धातुएं, 8वां कौन सा है? सत्व सार। तो इसमें इन्होंने त्वक सार का नहीं लिखा है यहाँ पे। तो इसमें लिख लो त्वक सार में बुद्धि विद्या आरोग्य प्रश्नानाम। बुद्धि विद्या आरोग्य प्रश्नानाम आयु, बिन 500 चीजों का ज्ञान त्वक सार को उसको देखकर हम कर सकते हैं। बुद्धि बुद्धि विद्या आरोग्य प्रश्नानाम और आयु। फिर रक्त सार के 4 वर्ड यहाँ पर लिख लो। श्रीमद ब्राजी उष्णम, श्रीमद मतलब शोभावान, राज्य उष्णम मतलब चमकदार स्किन उसकी।
श्रीमद, भ्राजी, उष्णम, मेधा, ये तीनों उसमें क्वालिटी होगी। श्रीमद मतलब शोभावान, भ्राजी उष्ण मतलब चमकदार स्किन, मेधा मतलब उसकी अच्छी होगी। और क्या, ये उष्ण और क्लेश को सहन नहीं कर पाएगा। न उष्ण क्लेश सह मतलब उष्ण और जो क्लेश है उसको सहन नहीं कर पाएगा। फिर आगे मांसाहार, मांसाहार का लिख लो, क्षमा, धृतिम, वित्त, विद्या, बल, आयुष्य। मतलब क्षमावान होगा, धृतिवान होगा, वित्तवान मतलब धनी होगा, और विद्यावान, ये इसमें क्वालिटी होगी। फिर है मेधसार, मेधसार के लिख लो, वित्त, ऐश्वर्य, सुकुमार, उपचार। वित्त मतलब ये भी धनी होगा, ऐश्वर्यवान होगा, सुकुमार उपचार मतलब मृदु ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जैसे सुकुमार उपचार। वित्त, ऐश्वर्य, सुकुमार उपचार। फिर आगे अस्थिसार, अस्थिसार है महा उत्साह, भी उसमें उत्साह बहुत होगा, जोश होगा। क्रियावंत मतलब कोई भी काम करने में प्रबल होगा, कर्मठ होगा। क्लेश मतलब क्लेशों का सहन करने वाला। आगे लिखा है विश्व ने क्या कहा, महाशीर स्कंद, भी उसका सिर बड़ा होगा, स्कंद मतलब शोल्डर ज्वाइंट भी बड़े होंगे। तो महा उत्साह, क्रियावंत, क्लेश सा कौन सा है, अस्थिसार पुरुष। फिर मजासार कौन सा है, मृत्विका, बलवंत, स्निग्ध वर्ण स्वर, स्थूल, दीर्घ, दीर्घ वृत्त संधि। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। स्थूल, दीर्घ वृत्त संधि, ये जिसकी संधियां हैं वो लंबी होगी और चौड़ी होगी। तो स्थूल दीर्घ वृत्त संधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्थूल दीर्घ वृत्त संधि। और स्निग्ध वर्ण स्वर, तो स्निग्ध वर्ण स्वर और स्थूल दीर्घ वृत्त संधि है मध्यसार पुरुष। फिर है शुक्रसार, शुक्रसार पुरुष को सौम्य मतलब सौम गुण प्रधान बोले, सौम्य प्रेक्षण मतलब सोम प्रधान, मधुर दृष्टि वाले, मतलब उनकी दृष्टि भी सौम्य होगी, शीतल होगी। फिर है शीर पूर्ण लोचना, मतलब आंखें ऐसी लगेगी जैसे दूध हो, मतलब जो कॉर्निया है वो ज्यादा वाइट होगा बाकियों से। फिर है निस्क्लेरा। फिर है इव प्रबल बाहुल, स्निग्ध वृत्त सार, सम संयतम शिखर वदना। वदन मतलब दांत, वदन दांत को कहते हैं। तो उसके दांत है वो स्निग्ध होंगे, वृत्त मतलब गोल होंगे, सारवान होंगे, समेत मतलब एक ही साइज के होंगे, शिखर मतलब सीधे होंगे। तो ये जो दांतों की क्वालिटी अगर आए तो वो शुक्रसार पुरुष होगा। महाशिफक जो नितंब है उसके बड़े होंगे। तो मजासार भी इंपॉर्टेंट है, संदिग्ध वर्ण स्वर, स्थूल दीर्घ वृत्त संधि। और इसका अगर दांतों से रिलेटेड है तो शुक्रसार पुरुष है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है सतवसार पुरुष, सतवसार लिखा है सुच्च मतलब साफ सुथरा होगा, महा उत्साह, उत्साह ज्यादा होगा, तो महा उत्साह अस्थि में भी आया और सतवसार में भी आया। दक्ष मतलब कुशल होगा, धीर मतलब धैर्य होगा उसमें, और कल्याणाभिनिवेश। तो इसमें माउथ पूछ लेते हैं, तो माउथ क्या है, अस्थि और सरवसार दोनों है। फिर उन्होंने लास्ट में सरवसार लिखा है जिसमें सारे सार थोड़े थोड़े हों, मतलब सरवसार युक्त व्यक्ति कौन सा होगा, मंद जरसो। मंद जरसो मतलब जरा होता है बुढ़ापा, तो मंद मतलब जो बुढ़ापा है उसको धीरे धीरे आएगा, मतलब युवा ही रहेगा ज्यादा टाइम। मंद विकारा मतलब उसको रोग भी कम होंगे, विकार कम होंगे। और क्लेश है, तो ये भी क्लेश को सहन करने वाला है, अस्थि की तरह, अस्थिसार की तरह। और कल्याणाभिनिवेश लिखा है। फिर ये लिखा है कि सार क्यों जरूरी है, बल मान विशेष ज्ञान अर्थ भी, कि बल के मान के लिए, विशेष ज्ञान के लिए सार परीक्षा बहुत जरूरी है। आगे एग्जाम्पल दिए हुए, तत्र पिपली का बाहर से सिद्धि, पिपली का होती है चिंटी, चिंटी जो कीड़ी है, चिंटी है, वो अपने से दुगना बाहर सहन कर लेती है लेकिन साइज में छोटी है। तो किसी मोटे बंदे को देखकर ये आइडिया नहीं लगाना चाहिए भी ये बलवान है, सारवान है। तो इसलिए सार परीक्षा जरूरी है भी, कई बार जो दुर्बल पुरुष होता है, छोटा होता है, उसमें भी बहुत क्षमता होती है। तो इन्होंने यहाँ पर चिंटी की एग्जाम्पल दिया आगे। आगे प्रमाण परीक्षा अंग प्रत्यंगों की लंबाई की, तो ये ज्यादा डिटेल में कोई जाने की जरूरत नहीं है इसकी।
यम की रचना शरीर में देखेंगे तो सिर्फ इतनी रकम भी जो चारे चरक है उसने 84 अंगुल मानी है। और वाघभट ने 3.5 हाथ। और आचार्य सुश्रुत ने 120 अंगुल। तो आचार्य चरक ने बॉडी की लंबाई मानी 84 अंगुल, सुश्रुत ने 120 अंगुल, और वाघभट ने 3.5 हाथ। फिर है सातम में परीक्षा। सातम में जो हम पहले पढ़े भी, प्रवर सात में होते हैं 6 रस इकट्ठे खाए, 6 रसों का अभ्यास करे। मध्यम होते हैं 2 से 5 रस, और अवर होते हैं 1 रस ही खाए। फिर है सतव परीक्षा। सतव मतलब मानसिक लेवल उसका क्या है। प्रवर सतव, मध्यम सतव, अवर सतव, 3 तरह का है। फिर है आहार शक्ति। आहार शक्ति के अव्यवरण शक्ति और जरण शक्ति। अव्यवरण होती है खाना खाने की क्षमता, भी वो कितना खा सकता है। कईयों को 2 चपाती खाने के बाद भी होता है वो और नहीं खा सकता, तो अव्यवरण होती है खाने की शक्ति। जरण शक्ति होता है पचाने की शक्ति। तो आहार शक्ति इन दोनों पर डिपेंड करती है, खाने की शक्ति और पचाने की शक्ति पर। फिर है व्यायाम शक्ति। व्यायाम शक्ति कर्म शक्ति पर डिपेंड करती है। व्यायाम शक्ति रपी कर्म शक्ति परीक्षा। फिर है व्यय परीक्षा। आयु का डिवाइड, ये इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक ने कैसे कहा है, बाल्यावस्था को 2 में डिवाइड कर दिया। अपरिपक्व धातु 16 वर्ष तक। फिर विवर्धमान धातु, धातु में जैसे कैसे कैसे वृद्धि होगी, तो वह 16 से 30 वर्ष। तो अपरिपक्व 0 से 16, विवर्धमान 16 से 30, मध्यम अवस्था मानिए 30 से 60, और वृद्धावस्था 60 से 100। तो इसने 100 वर्ष की आयु मानी है टोटल। फिर है 10वीं परीक्षा का प्रयोजन क्या है। परीक्षा खलु प्रयोजनम प्रतिपति ज्ञानम, ये वर्ड याद रखना, प्रतिपति ज्ञानम। तो प्रतिपति का मतलब वैसे चेतना होता है, चेतना के लिए, आत्मा के लिए यूज किया गया है, लेकिन इसमें 10वीं परीक्षा में इसका मतलब है रोगों के लक्षण के अकॉर्डिंग चिकित्सा करना। तो रोगों के लक्षण के अकॉर्डिंग, रोगी के लक्षण के अकॉर्डिंग चिकित्सा करना। भी रोगी की क्या है, सत्व है, साथ में आहार शक्ति क्या है, वो सब देख के ही उसकी चिकित्सा करना। ये है इसका प्रयोजन। प्रतिपति ज्ञान मतलब रोगी के जो लक्षण है शरीर के, उसके अकॉर्डिंग ही चिकित्सा करना। फिर काल परीक्षा यहाँ बताइए भी, संशोधन ऋतु में 6 होती है। प्रावट, वर्षा, शरद, हेमंत, बसंत और ग्रीष्म। साधारण ऋतुएं कौन सी होती है। तो संशोधन ऋतुओं में यहाँ पर शिशिर ना आके प्रावट आगे, याद रखना कि जो संशोधन ऋतुएं, ऋतुचर्या में अगर पूछे तो शिशिर आएगी, और अगर संशोधन पूछे तो उसमें प्रावट आ जाएगी शिशिर की तरह। प्रावट होती है जो वर्षा से जस्ट 1 महीने पहले हो। फिर है साधारण ऋतुएं। साधारण ऋतुएं इन्होंने कौन कौन सी मानी, 3 ही मानी है, प्रावट, शरद और बसंत। इन तीनों को साधारण ऋतु माने। तो साधारण ऋतु पूछे तो 3 है, प्रावट, शरद और बसंत। फिर है प्रावट ऋतु। प्रावट ऋतु क्या है कि वर्षा होने के प्रारंभिक काल को प्रावट ऋतु कहते हैं। उस काल के तुरंत बाद झड़ी लगी हुई वर्षा शुरू हो जाती है, उसके बाद जो है वर्षा शुरू हो जाती है। तो साधारण ऋतुओं का मतलब है कि इन 3 ऋतुओं में संशोधन कराना चाहिए। प्रावट, शरद और बसंत में, हमने पहले भी ऋतुचर्या में पढ़ा है, इन तीनों में ही संशोधन कराना चाहिए, प्रावट, शरद और बसंत। नशे भी इन 3 ऋतुओं में लिखा हुआ था, शायद नशे से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी डाला था, प्रावट, शरद और बसंत। तो बाकी 3 ऋतुओं में क्यों नहीं कराना चाहिए, ये एक एक वर्ड लिख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हेमंत में क्यों नहीं कराते संशोधन, वात उपद्रव, कि इसमें वात उपद्रव बहुत आएंगे अगर हमने पंचकर्म या कुछ करा दिया, कि जो ठंडी वायु है उसका शरीर में भर जाएगी, तो वात उपद्रव आएंगे। अगर ग्रीष्म ऋतु में हमने करा दिया संशोधन तो क्या होगा, पिपासा उपद्रव। तो रोगी को अगर हम वमन विरेचन कुछ करा देते हैं ग्रीष्म में, तो उसको ज्यादा पिपासा लगेगा और पिपासा के उपद्रव आ जाएंगे। और अगर हमने करा दिया वर्षा में, तो वर्षा में क्या लिया, गुरु समुत्थानम शरीरम। गुरु मतलब जो औषध होती है वर्षा ऋतु में, सारी गुरु विपाक वाली हो जाती है, वो ठीक से पचेगी नहीं, उसका संशोधन ही नहीं होगा, तो शरीर में जाके वो गुरुता पैदा कर देगी। तो ये 3 कारण है कि हम हेमंत, ग्रीष्म और वर्षा में संशोधन नहीं कराते। जो साधारण ऋतु में प्रावट, शरद, बसंत, इसी में ही प्रेफर करते हैं।